हेलो एंड वेलकम अगेन एवरीवन। बीटीएससी के कमीशन के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोगों ने कॉन्सोनेंडो फिनिश कर लिया है। कॉन्सोनेंडो के 95% टॉपिक्स हो चुके हैं एक्सेप्ट रेस्टोरेशंस इन डेंटिस्ट्री एंड रेस्टोरेटिव मटेरियल। ये एक वास्ट टॉपिक तो है ही, साथ साथ ये एक कॉमन टॉपिक है डेंटल मटेरियल का। डेंटल मटेरियल में हमें बहुत वेग सा आइडिया दिया गया है, बस डेंटल मटेरियल्स लिख कर छोड़ दिया गया है। तो ये भी एक वास्ट टॉपिक होगा और ओरल पैथोलॉजी भी एक वास्ट टॉपिक होगा। तो जो कॉन्स के ये टॉपिक्स बच रहे हैं, रेस्टोरेशंस इन डेंटिस्ट्री एंड रेस्टोरेटिव मटेरियल, इसको थोड़ा सा तो मैं अभी इस लेक्चर के सीरीज़ में मैंने कवर कर दिया है। जो बाकी बचा है वो मैं डेंटल मटेरियल में कवर करूँगी। तो आज हमारा कॉन्सोनेंडो समअप हो जाएगा जीआईसी के लेक्चर के साथ। और उसके बाद हमने थोड़ा सा प्लान में चेंज किया है। जो भी सिलेबस छोटे छोटे हैं, जिनमें सिलेबस कम है, उन सारे सब्जेक्ट्स को पहले हम लोग कवर कर लेंगे जल्दी जल्दी 2 से 3 दिनों के अंदर, 2 से 3 दिनों के अंदर पर सब्जेक्ट। उसके बाद जिसमें ज़्यादा टॉपिक्स हैं वो सब्जेक्ट लेंगे हम लोग कवर करने के लिए। तो शुरू मैं करूँगी पीएचडी से, फिर हम लोग ऑर्थो पे जाएंगे, फिर प्रोस्थो पे जाएंगे। ये छोटा नहीं है, वास्ट है, बट कोशिश करूँगी कि प्रोस्थो जल्दी कराऊँ मैं। और बहुत लिमिटेशंस होगा इस बार, जो लेक्चर्स होंगे उसमें बहुत लिमिटेड बातें होंगी टॉपिक्स के अराउंड, और बिल्कुल डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट और एमसीक्यू होगा। जो कॉन्सोनेंडो में हुआ है ये कि हमने बहुत डिटेल्स में पढ़ लिया है, बहुत टाइम हो गया, उसकी वजह से बहुत टाइम लग गया हमारा। लेकिन अब जितने भी सब्जेक्ट का लेक्चर होगा, मैं कोशिश करूँगी कि मैं बहुत बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट और पॉइंट के अराउंड ही टॉपिक्स को रखूं और जल्दी जल्दी सारे चैप्टर्स टच करके कवर करने की कोशिश करूं एमसीक्यू के लिए। लॉन्ग आंसर्स के लिए तो हमें पढ़ना नहीं है, जो मैं ज़्यादा डिटेल में पढ़ाऊं, और एग्ज़ाम भी करीब है। तो हम लोग बहुत शॉर्ट में अब बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर करते हुए शॉर्ट में निपटाया करेंगे, जिसमें बस टॉपिक्स को हम लोग एलेबोरेट और लेंदी थोड़ा कम करेंगे। इतना तो मैं कर दूंगी कि आपको समझ में आ जाए और चीज़ें याद रहें, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि अब मैं टॉपिक्स थोड़े छोटे करूं ताकि जल्दी से समय में हमारा टॉपिक्स जल्दी कवर हो जाए। तो आज हम लोग जीआईसी कंप्लीट करते हैं और फिर कल पीएचडी में प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री पढ़ेंगे और एमसीक्यू भी साथ में कर लेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा जीआईसी। तो जीआईसी क्या है? एक टूथ कलर रेस्टोरेटिव मटेरियल है जो सेल्फ एडिसिव होता है टूथ स्ट्रक्चर में। जीआईसी मिल गया, जीआईसी मिल गया है। शुरू करते हैं जीआईसी। सबसे पहला कॉमर्शियल जीआईसी का क्या नाम था? सबसे पहला जो कमर्शियल जीआईसी था उसको हम लोग कहते थे अस्पा, ASPA, एल्यूमिनो सिलिकेट पॉलीएक्राइलेट। तो अगर क्वेश्चन आ रहा है कि पहला कमर्शियल जीआईसी का नाम क्या था, तो क्या था? एल्यूमिनो सिलिकेट पॉलीएक्राइलेट। और जीआईसी क्या है? ये एक हाइब्रिड है डेंटल सिलिकेट एंड जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट का। जीआईसी इज अ हाइब्रिड ऑफ डेंटल सिलिकेट सीमेंट एंड जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट्स। अब जीआईसी की क्लासिफिकेशन क्या है? जीआईसी की क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा है, मतलब 1 to 8 और 9 है, बट जो टाइप उस क्लासिफिकेशन में इंपॉर्टेंट है ना, मैंने बस उस पर इम्फेसिस किया है। तो टाइप 1 इज ल्यूटिंग। जो ल्यूटिंग में जहाँ हम लोग जीआईसी को ल्यूटिंग के लिए यूज़ करते हैं, पतली लेयर के लिए यूज़ करते हैं, वो है टाइप 1। टाइप 2 क्या है? रेस्टोरेटिव। रेस्टोरेशंस में हम लोग टाइप 2 जीआईसी को यूज़ करते हैं। लाइनर और बेस इस टाइप 3, जहां हम जीआईसी को एज अ लाइनर या बेस यूज करते हैं, वो टाइप 3 जीआईसी हम लोग यूज करते हैं। देन टाइप 7 जीआईसी इज फ्लोराइड रिलीजिंग जीआईसी एंड टाइप 8 जीआईसी ए ट्रॉमेटिक रेस्टोरेटिव टेक्निक जीआईसी। ये पीएचडी का भी क्वेश्चन हो जाएगा। एआरटी के लिए कौन सी जीआईसी यूज करते हैं? तो टाइप 8। हो गया क्लियर? टाइप 1 में क्या होगा? ल्यूटिंग। टाइप 2 में रेस्टोरेटिव। टाइप 3 इज लाइनर और बेस। टाइप 7 इज फ्लोराइड रिलीजिंग। टाइप 8 इज ART, ए ट्रॉमेटिक रेस्टोरेटिव टेक्निक्स के लिए टाइप 8 का हम लोग यूज करते हैं। अब ART क्या होता है आगे मैं बताऊंगी, शॉर्ट में बताती हूँ कि इसमें ऐसी जगह पे जहाँ डेंटल इक्विपमेंट्स हम लोग नहीं ले जा सकते हैं,
इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा नहीं है, वहाँ पे स्पून एक्सकेवेटर या किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट से हम लोग जीआईसी को एक्सकेवेट करते हैं और उसको रिस्टोर करते हैं कैविटी को। एंड कंस्टिट्यूएंट ऑफ जीआईसी इज सब टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड क्या करता है? हार्डनर विच कंट्रोल्स पीएच ऑफ सेट सीमेंट। टार्ट्रिक एसिड जो है वो सेट सीमेंट जो होगा, जो सेट जीआईसी है, उसके पीएच को कंट्रोल करता है हमारा टार्ट्रिक एसिड। उसके साथ साथ वर्किंग टाइम को इंक्रीज कराता है। और आयंस जो हैं वो ग्लास, जो जीआईसी है उसका कंपोनेंट एक ग्लास भी है, ग्लास में से आयंस के एक्सट्रैक्शन को फैसिलिटेट करता है, आयंस रिमूव कराता है, आयंस को निकालने में हेल्प करता है। कौन? टार्ट्रिक एसिड। वर्किंग टाइम बढ़ाएगा, पीएच ऑफ सेट सीमेंट को कंट्रोल करेगा, ज़्यादा एसिडिक नहीं होने देगा, और उसके साथ साथ आयंस की लीचिंग को फैसिलिटेट करेगा। अब दूसरा क्या होता है? कन्वेंशनल जीआईसी है, इसमें कुछ था नहीं। थर्ड जीआईसी मेटल रीइंफोर्स्ड जीआईसी। तो इसमें क्या होता है? जो मेटल रीइंफोर्स्ड है, नाम से ही है, हमने मेटल्स ऐड किए हैं जीआईसी में। तो मेटल रीइंफोर्स्ड जीआईसी में क्या आता है? पहला आता है सिल्वर एलॉय एडमिक्स जीआईसी। इट वॉज द फर्स्ट अप्रोच वेयर जीआईसी वॉज मॉडिफाइड। तो क्या हुआ? जीआईसी को सबसे पहले मॉडिफाइड किस फॉर्म में किया गया? तो सिल्वर एलॉय एडमिक्स जीआईसी के फॉर्म में किया गया। और हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हम लोग पहले जितने भी डेंटल सीमेंट यूज़ कर रहे थे इनिशियल फेज में, सब में कुछ ना कुछ लिमिटेशंस आ रहा था। यूज़ करने के बाद हमें पता चल रहा था कि इसमें ये लिमिटेशन है, उसमें ये लिमिटेशन है। तो उन सबको कवर अप करने के लिए और जो डेंटल सीमेंट है उसकी क्वालिटी और अच्छी करने के लिए अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स और मॉडिफिकेशन किए गए। तो जीआईसी का सबसे पहला मॉडिफिकेशन क्या हुआ? सिल्वर अलॉय एडमिक्स जीआईसी बना, मेटल रीइंफोर्समेंट की गई। इसमें हम लोग क्या करते हैं? स्फेरिकल सिल्वर अमलगम अलॉय को ऐड करते हैं जीआईसी के ग्लास पाउडर में, और ये हमारा बनता है मिरेकल मिक्स। तो दो क्वेश्चन यहाँ से बन गया कि मिरेकल मिक्स का कंपोनेंट क्या हो जाएगा? तो सिल्वर अमलगम, स्फेरिकल सिल्वर अमलगम के अलॉय को हम लोग यूज़ करते हैं जीआईसी के ग्लास पाउडर में, और इसको हम लोग मिरेकल मिक्स कहते हैं। और ये पहला अप्रोच था जहां हमने जीआईसी को मॉडिफाई किया था। और इससे हमारा फायदा क्या हुआ? सीमेंट हैज इम्प्रूव्ड स्ट्रेंथ बट पुअर रेजिस्टेंस टू एब्रेशन एंड पुअर एस्थेटिक्स। जो मेटल रीइंफोर्स था उसमें हमारी स्ट्रेंथ तो मिल गई, लेकिन क्या हुआ? एब्रेशन नहीं रुक पा रहा था, एब्रेशन के लिए ये रेजिस्टेंट नहीं थे, और एस्थेटिक डिमांड भी हमारी इससे फुलफिल नहीं हो पा रही थी। और ये क्यों किया गया था? इसका एक और कारण था। अमलगम में जो मरकरी है उसके सेफ्टी कंसर्न्स को देखते हुए उसको अवॉइड, उस मरकरी को अवॉइड करने के लिए हमने ये सिल्वर अलॉय एडमिक्स जीआईसी बनाया था। सेकेंड जीआईसी इज सरमेट सीमेंट। इट इज द मोस्ट एक्सेप्टेड मेटल फॉर सिंटरिंग विथ ग्लास आइनोमर इज सिल्वर और गोल्ड। सरमेट सीमेंट में किस चीज को सिंटरिंग कर रहे हैं हम लोग? सिल्वर या गोल्ड को। सिंटरिंग में क्या होता है? किसी दो पार्टिकल को बहुत ज्यादा हीट और बहुत ज्यादा प्रेशर के अंदर चिपकाते हैं, उसको हम लोग सिंटरिंग बोलते हैं। तो मोस्ट एक्सेप्टेड मेटल फॉर सिंटरिंग विथ ग्लास आइनोमर इज सिल्वर या गोल्ड। तो अगर ग्लास आइनोमर सीमेंट की सिंटरिंग करनी है तो सबसे एक्सेप्टेड मेटल कौन सा होगा हमारा? किसके साथ करेंगे? सिल्वर या गोल्ड के साथ करेंगे। इसका फायदा क्या हो जाएगा? कंप्रेसिव एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ जीआईसी की बढ़ जाएगी, अब्रेशन रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, और रेडियो ओपेसिटी भी होगी कन्वेंशनल जीआईसी से ज्यादा। और सरमेट का मतलब क्या है? सेरामिक पाउडर प्लस मेटालिक मॉडिफायर्स इज सरमेट। सेरामिक पाउडर मेटालिक मॉडिफायर्स इज इक्वल्स टू सरमेट सीमेंट। आई होप ये दोनों क्लियर है। आगे बढ़ते हैं जीआईसी में। ये क्या सीरीज वाइज क्या क्या कैसे कैसे जीआईसी में मॉडिफिकेशन आए हम लोग उस सीक्वेंस में देख रहे हैं। अब फिर क्या आया? रेजिन मॉडिफाइड जीआईसी। इसमें फ्लोरो एल्यूमिनोसिलिकेट ग्लास पार्टिकल्स एलंग विथ फोटो इनिशिएटर और केमिकल इनिशिएटर। पाउडर जो होता है उसमें फ्लोरो एल्यूमिनोसिलिकेट ग्लास पार्टिकल्स होते हैं, उसके साथ साथ फोटो इनिशिएटर या केमिकल इनिशिएटर ऐड होता है।
लिक्विड में क्या होता है? पॉलीएक्रिलिक एसिड मॉडिफाइड विथ मेथएक्राइलेट ग्रुप्स एंड हेमा मोनोमर्स 15 to 25%। रेजिन मॉडिफाइड जीआईसी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो एक और बार आप सुन लो कि रेजिन मॉडिफाइड जीआईसी के कंस्टिट्यूएंट में जो पाउडर होता है, पाउडर में होते हैं फ्लोरो एल्यूमिनोसिलिकेट ग्लास पाउडर्स एलंग विथ फोटो इनिशिएटर और केमिकल इनिशिएटर। ये तो आप समझ रहे हो, फोटो इनिशिएटर और केमिकल इनिशिएटर। लिक्विड में क्या कंस्टिट्यूएंट होंगे? पॉलीएक्राइलिक एसिड होगा जिसको मॉडिफाई किया गया है मेथएक्रिलेट ग्रुप्स एंड हेमा मोनोमर्स के साथ, और ये कितना होता है? 15 to 25%। और पानी होता है, वाटर होता है कंस्टिट्यूएंट में। नेक्स्ट इज हाई विस्कस कन्वेंशनल जीआईसी या हाई विस्कोसिटी ऑटो क्योर ग्लास आइनोमर। इट इज टू सब्सटीट्यूट द अमलगम फॉर पोस्टीरियर रेस्टोरेशन। तो अमलगम को सब्सटीट्यूट करने के लिए पोस्टीरियर रेस्टोरेशन में क्या हमारे पास कोई और डेंटल सीमेंट है? बिल्कुल है, हमारे पास हाई विस्कस कन्वेंशनल जीआईसी या हाई विस्कोसिटी जीआईसी हमारे पास है, जो कि पोस्टीरियर में जो अमलगम रिस्टोर हो रहा है उसको सब्सटीट्यूट कर सकता है। नेक्स्ट इज वाटर मिक्स्ड जीआईसी और वाटर हार्डनिंग जीआईसी। ये ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा मुझे, इसलिए मैंने इसको स्किप किया है। अब रिसेंट एडवांसेस इन जीआईसी। अब क्या क्या एडवांसेस आए हैं जीआईसी में? तो जियोमर, ट्रू हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ग्लास आइनोमर एंड कंपोजिट बिकॉज इट एग्जिबिट्स बोथ फ्लोराइड रिलीजिंग एंड रिचार्ज द जीआईसी। What is geomer? It is the hybrid form of glass ionomer and composite. Okay, geomer is hybrid form of glass ionomer and composite. और इसमें क्या होगी, खासियत क्या होगी? ये एग्जिबिट करेगा फ्लोराइड रिलीजिंग भी और रिचार्ज भी जीआईसी, रिचार्जेस द जीआईसी विथ फ्लोराइड। नेक्स्ट इज जिरकोमर। ये तो आप समझ रहे होंगे, जिरकोनिया प्लस ग्लास आइनोमर, जिरकोमर। ओके, जिरकोमर, जिरकोनिया प्लस ग्लास आइनोमर, तो जिरकोमर। नेक्स्ट इज लो विस्कोसिटी फ्लोएबल जीआईसी, पतली कंसिस्टेंसी का फ्लोएबल जीआईसी है। ये इंपॉर्टेंट है। बायोएक्टिव ग्लास, बायोएक्टिव ग्लास इट बॉन्ड्स टू बोथ द हार्ड एंड सॉफ्ट टिश्यू। जो बायोएक्टिव ग्लास है वो हमारे टीथ के हार्ड टिश्यू एंड सॉफ्ट टिश्यू दोनों से बॉन्ड करते हैं। On acid dissolution of glass, a rich layer of calcium and phosphate ions is formed. जब ग्लास जब डिसोल्यूट होते हैं तो उसमें से कैल्शियम और फॉस्फेट आयन बनते हैं, और ये क्या करेगा? बोन सेल्स के साथ एक अच्छी से बॉन्ड बनाएगा और बोन के साथ फुल्ली इंटीग्रेट करता है। बायोएक्टिव ग्लास क्या होगा? इट बॉन्ड्स टू बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट टिश्यू। On acid dissolution of glass, a rich layer of calcium and phosphate ion is formed around the glass, such as glass can form intimate bioactive bond with bone cells and get fully integrated with bone. ठीक है, तो बायोएक्टिव ग्लास जो है इसका हम लोग अलग अलग जगह पे यूज करते हैं, जैसे कि करेंगे हम लोग इसका यूज, तो इसकी इस कैपेसिटी की वजह से हम लोग इसको कहाँ यूज़ करेंगे? रेट्रोग्रेड फिलिंग में बायो एक्टिव ग्लास को हम लोग यूज़ करते हैं। परफोरेशन रिपेयर के लिए हम लोग यूज़ करते हैं बायो एक्टिव ग्लास को, और एल्व्यूलर बोन के ऑगमेंटेशन में हम लोग बायो एक्टिव ग्लास को यूज़ करेंगे, ऑगमेंटेशन ऑफ एल्व्यूलर बोन के लिए। जस्ट गिव मी अ मिनट। कहाँ थे? यस, इसमें बायोएक्टिव ग्लास को हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं? रेट्रोग्रेड फिलिंग के लिए, ऑगमेंटेशन ऑफ एल्वुलर रिजेस, या फिर जो हमारे इम्प्लांट होते हैं उनके सीमेंटेशन के लिए, इन सब के लिए बायोएक्टिव ग्लास को हम लोग यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ये हार्ड टिश्यूज़ एंड सॉफ्ट टिश्यूज़ दोनों के साथ कंबाइन करता है। एक्सेस अमाउंट में कैल्शियम एंड फॉस्फेट आयंस इसमें से रिलीज होते हैं, लीच आउट करते हैं। अब जल्दी से सेटिंग रिएक्शन ऑफ जीआईसी देखते हैं। सेटिंग रिएक्शन ऑफ जीआईसी में पहला होता है आयन लीचिंग फेज। आयन लीचिंग फेज में क्या हो रहा है? कैल्शियम एंड एल्युमिनियम रिलीज हो रहे हैं। आयन लीचिंग फेज में कैल्शियम और एल्युमिनियम रिलीज हो रहे हैं, और ये लोग फ्लोराइड आयन के साथ रिएक्ट करते हैं। आयन लीचिंग फेज में क्या हो गया? कैल्शियम आयन रिलीज हुए और ये लोग फ्लोराइड आयन्स के साथ रिएक्ट करते हैं, कैल्शियम फ्लोराइड और एल्युमिनियम फ्लोराइड बनाते हैं।
तो ऐसे कैल्शियम कॉम्प्लेक्स और एल्युमिनियम कॉम्प्लेक्स बन गया। दूसरा होता है जिलेशन फेज। जिलेशन फेज में का रिएक्शन कितने देर में होता है? 5 से 10 मिनट में। जिलेशन फेज रिएक्शन अकर्स इन 5 to 10 minutes and maturation takes place over next 24 hours when aluminium polyacrylates form a rigid cross-linking structure. Okay. Then hardening and slow maturation. It occurs when the mix reaches its final set. उसके बाद hardening and maturation होगा जब mix finally set हो जाएगा। Aluminium ions are responsible for providing strength to the cement. Okay, ये देख लो आप। सीमेंट जीआईसी के इसको स्ट्रेंथ कौन प्रोवाइड करता है? एल्यूमिनियम आयन। एल्यूमिनियम आयन जो है जीआईसी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। और जीआईसी के अंदर क्या रिएक्शन तुरंत होके स्टॉप हो जाता है? नहीं, रिएक्शन में कंटिन्यू फॉर सेवरल मंथ्स। जीआईसी के ऊपर तो हम लोग ना वो आप जब भी जीआईसी रिस्टोर करते हो टूथ तो उसके ऊपर ग्लिसरीन लगाते हो, कोकोआ बटर या कुछ भी ऐसी जेल वाली चीज़ लगाते हो। उसके ऊपर ऐसा क्यों होता है? क्यों लगाते हो? क्योंकि जीआईसी ना वो सेंसिटिव होता है आइदर डेसिकेशन या फिर मॉइस्चर कंटेमिनेशन, दोनों के लिए। या तो डेसिकेट हो जाएगा या मॉइस्चर से कंटामिनेट होगा। दोनों केस पे हमारे लिए हानिकारक है। तो उसके ऊपर हम लोग एक वैसलीन, कोको बटर एटसेट्रा इन सब का एक जेल की लेयर लगाते हैं। नाउ व्हाई जीआईसी? व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ जीआईसी दैट मेक्स इट डिजायरेबल? द प्रॉपर्टीज ऑफ जीआईसी दैट मेक्स इट डिजायरेबल इज एडहेशन। Adhesion. GIC is adhesive to tooth structure due to inorganic content and homogeneity. क्यों GIC adhesive होता है टूथ के लिए? इनऑर्गेनिक कंटेंट की वजह से। और GIC को अगर और अच्छे से अडेयर करना है तो क्या करते हैं हम लोग? उस टूथ सरफेस को ना हम लोग 10 to 25% पॉली एक्रेलिक एसिड के साथ 10 से 15 सेकेंड के लिए एच कर देते हैं, कंडीशन कर देते हैं। एडहेशन क्वालिटी और बढ़ जाती है। जीआईसी की दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? फ्लोराइड रिलीज। जीआईसी में कितना फ्लोराइड होता है? जीआईसी में 10 to 23% फ्लोराइड होता है जो कि उसके मैट्रिक्स में फ्रीली अवेलेबल रहता है। और जीआईसी में फ्लोराइड रिलीज कौन कर रहा है? जीआईसी में जो फ्लोराइड है ना वो सोडियम और कैल्शियम रिलीज कर रहे हैं, जबकि जो फ्लोराइड कंटेंट है जीआईसी का वहां से फ्लोराइड रिलीज नहीं आ रहा है। पॉइंट टू बी नोटेड। अ प्रोबेबल क्वेश्चन, जीआईसी में फ्लोराइड रिलीज किसके हेल्प से होता है या कौन कराता है? सोडियम कराता है मेनली और कैल्शियम एक लेसर एक्सटेंट पे कराता है। फ्लोराइड रिलीज अपनी पीक पे कब होता है? पहले 24 आवर में। फ्लोराइड रिलीज जो है मिक्सिंग के बाद फर्स्ट 24 आवर्स में पीक पे होता है और फिर उसकी रेट जो है वो धीरे धीरे फ्लोराइड रिलीज की डिक्रीज होती है और सस्टेन रहती है अगले 1.5 साल तक, 18 मंथ्स तक। और जो आपने जीआईसी में रीस्टोर किया है कैविटी में, उसका एक्शन, उसका प्रिवेंटिव एक्शन कितनी दूर तक रहेगा उस टीथ में? 3 mm एडजेसेंट, जहाँ पे आपने फिल किया है उस एडजेसेंट स्ट्रक्चर के अराउंड 3 mm जीआईसी का अपना एक्शन वो इन्फ्लुएंस करेगा। जीआईसी which is known as rechargeable fluoride releasing system. GIC is known as rechargeable fluoride releasing system. अब कैसे होता है फ्लोराइड? कैसे फ्लोराइड जो है वो केरीज प्रिवेंट कर रहा है या फ्लोराइड जो है रीमिनरलाइजेशन करा रहा है या फ्लोराइड जो है वो केरीज बिल्कुल अपनी इनिशियल फॉर्म में होता है तो उसको अरेस्ट करा दे रहा है। ये सब कैसे हो रहा है? ये एक्टिविटी फ्लोराइड कर कैसे रहा है? क्या मैजिक है? तो फ्लोराइड जो होते हैं ना, फ्लोराइड आयंस जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एसिडोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनकी कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को डिसरप्ट कर देता है, स्टॉप कर देता है, हैम्पर कर देता है। जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है एसिडोजेनिक, उनका जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म होगा उसको डिसरप्ट करता है। कैसे? ये इंटर करता है उसमें एज हाइड्रोजन फ्लोराइड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में इंटर करता है एज HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, और वहाँ केरी उसके बाद इनका ब्रेकडाउन कराएगा, स्टॉप करवाएगा और केरीज की प्रिवेंशन करवाएगा। केरीज जो बनने वाला है, फॉर्म होने वाला है, उसको प्रिवेंट कराएगा।
प्रिवेंट कराता है। अब क्या है कि फ्लोराइड रिलीज जो है, जो जीआईसी से फ्लोराइड रिलीज हो रहा है, वो किस किस कंडीशन में ज़्यादा होगा। कुछ तो ऐसे जीआईसी होंगे जिसमें ज़्यादा फ्लोराइड रिलीज होता होगा, और कुछ ऐसी कंसिस्टेंसी होती होगी जीआईसी की जो ज़्यादा अच्छी होगी फ्लोराइड रिलीज में। तो क्या होता है कि हमारा जो कन्वेंशनल जीआईसी है ना, वो रेजिन मॉडिफाइड जीआईसी से ज़्यादा फ्लोराइड रिलीज करते हैं। कन्वेंशनल जीआईसी आरएम जीआईसी से ज़्यादा फ्लोराइड रिलीज करते हैं। वहीं जो सीमेंट थिकली मिक्स्ड होता है ना, वो ज़्यादा फ्लोराइड रिलीज करेंगे एज कंपेयर टू थिनली मिक्स्ड जीआईसी। इतना था फ्लोराइड इन जीआईसी। अब रिजर्वायर इफेक्ट बाय जीआईसी। क्या है रिजर्वायर इफेक्ट ऑफ जीआईसी? तो ये क्वेश्चन आ सकता है, तो आप क्या बोलोगे? कैपेसिटी ऑफ जीआईसी टू रिचार्ज विथ फ्लोराइड इज नोन एज रिजर्वायर इफेक्ट बाय जीआईसी। क्या होगा कि जो हमारा जीआईसी है ना, वो अगर उसको किसी भी सोर्स से फ्लोराइड मिल रहा है तो उसको लेकर वापस से रिचार्ज हो जाता है जीआईसी फ्लोराइड से। इसको हम लोग कहते हैं रिजर्वायर इफेक्ट बाय जीआईसी। द कैपेसिटी ऑफ जीआईसी टू रिचार्ज विद फ्लोराइड व्हेन देयर इज एप्लीकेशन। और ये कैसे होगा? जब आप अप्लाई करोगे, एप्लीकेशन करोगे टॉपिकल फ्लोराइड की, या कोई पेशेंट या कोई भी इंडिविजुअल फ्लोरिडेटेड डेंट्रीफाइसेस यूज कर रहा हो या माउथ रिंस यूज कर रहा हो, दिस थिंग हेल्प्स इन रिचार्जिंग ऑफ जीआईसी विद फ्लोराइड्स। तो इन सब में जो भी फ्लोराइड है उससे जीआईसी हमारा रिचार्ज हो जाता है फ्लोराइड से। These recharged GIC releases fluoride from reservoir when it is depleted। और क्या होगा? जब फ्लोराइड डिप्लीशन होगी तो ये जो रिचार्ज जीआईसी है रिजर्वायर में, वहां से फ्लोराइड रिलीज होने लगेगा। अब वाटर का क्या रोल है जीआईसी में? वाटर एक कंस्टिट्यूएंट भी है जीआईसी का। ये एंगुलेशन सही है। अगर मॉइस्चर कंटामिनेशन पहले 24 घंटे में जीआईसी के सेटिंग के टाइम हो रहा हो ना, तो जीआईसी के ऊपर एक चौकी सी रफ इरोडेड सरफेस फॉर्म हो जाता है जिसका सरफेस हार्डनेस बहुत कम होता है। अगर मॉइस्चर कंटामिनेशन पहले 24 घंटे में जीआईसी में हो रहा होगा तो एक चौकी इरोडेड रफ सरफेस बनेगा रेस्टोरेशन के ऊपर, और सरफेस हार्डनेस जो है वो कम हो जाएगी। अगर डेसिकेशन हो गया तो इनिशियल सेटिंग के टाइम, तो ये सेटिंग रिएक्शन को और स्लो डाउन कर देगा, रिटार्ड कर देगा, क्योंकि वाटर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेटिंग रिएक्शन में। और अगर क्या बोला मैंने कि अगर डेसिकेशन इनिशियल सेटिंग के टाइम में हो रहा है ना, तो ये रिटार्ड कर देगा सेटिंग रिएक्शन को। लेकिन इफ डेसिकेशन अकर्स लेटर इट प्रिवेंट्स द इंक्रीज इन स्ट्रेंथ। लेकिन अगर डेसिकेशन बाद में होगा तो जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ अचीव होने वाली है उसको रोक देगा, उसको कम कर देगा, उसको प्रिवेंट कर देगा डेसिकेशन। तो क्या करते हैं हम लोग? इसी मॉइस्चर कंटामिनेशन और डेसिकेशन को फ्रेशली प्लेस्ड सीमेंट में प्रिवेंट करने के लिए हम लोग जो हमारा रेस्टोरेशन है उसके सरफेस को कवर करते हैं लो विस्कोसिटी बॉन्डिंग रेजिन से, वार्निश से, या कोकोआ बटर से, या वैसलीन से। ठीक है, लो विस्कोसिटी बॉन्डिंग रेजिन, वार्निश, कोको बटर एंड वैसलीन से। नेक्स्ट क्या है हमारा? मैनिपुलेशन ऑफ जीआईसी। आप कैसे जीआईसी मिक्स करते हो, कैसे जीआईसी को मिक्स करोगे क्लिनिक में, उसके मैक्सिमम इफेक्ट के लिए एंड ईज ऑफ मैनिपुलेशन के लिए। तो जीआईसी को हम लोग रूम टेम्परेचर पे मिक्स करते हैं 40 to 60 सेकेंड के लिए कूल एंड ड्राई ग्लास स्लैब पे विद द हेल्प ऑफ अ फ्लैट एंड फर्म एगेट स्पैचुला से। इसका 40 से 60 सेकेंड तक कूल एंड ड्राई ग्लास स्लैब होना चाहिए एंड फ्लैट एंड फर्म एगेट स्पैचुला होना चाहिए। क्यों मेटल स्पैचुला क्यों नहीं होगा जीआईसी की मिक्सिंग के लिए? Why metal spatula is not used for mixing of GIC? Metal spatula is not used for mixing of GIC because if metal spatula is used for mixing glass particles for mixing of GIC, glass particles of powder may abrade the metal and may cause mix to become grey in color. तो मेन मुद्दा क्या है कि अगर
जो मेटल में जीआईसी में ग्लास पार्टिकल्स हैं, उन्होंने जो हमारा मेटालिक स्पैचुला है उसको एब्रेड कर दिया, उसके पार्टिकल्स आ गए हैं, तो हमारा जो जीआईसी मिक्स होगा ना वो एस्थेटिकली टूथ कलर की जगह ग्रे कलर का होगा, ग्रे कलर का हो जाएगा। इसीलिए हम लोग मेटल स्पैचुला यूज़ नहीं करते हैं जीआईसी की मिक्सिंग के लिए। और मिक्सिंग का टेक्निक क्या है? इंक्रीमेंटली हम लोग फोल्डिंग मोशन में जीआईसी को मिक्स करते हैं। इंक्रीमेंटल पोर्शन लेते हैं उसका थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा, फिर उसको फोल्डिंग टेक्निक में यूज़ करते हैं ना, मिक्स करते हैं फोल्डिंग करके। तो वर्किंग टाइम ऑफ जीआईसी कितना है? वर्किंग टाइम जीआईसी का 60 to 90 सेकेंड है, 1 से 1.5 मिनट या 60 to 90 सेकेंड। और वर्किंग टाइम रेजिन मॉडिफाइड जीआईसी का कितना है? 3 to 3.5 मिनट्स। अगर हमने ग्लास स्लैब और स्पैचुला को कूल कर दिया तो उससे क्या होता है? हमारा सेटिंग टाइम बढ़ जाता है। सेटिंग टाइम बढ़ने का फ़ायदा तो आपको पता ही है, कैविटी तक आपके जो सीमेंट्स हैं उसको ले जाना है और फिल करना आपके लिए इजी हो जाएगा, आपको टाइम मिल जाएगा उसको फिल करने के लिए, उसको कार्व करने के लिए, उसको कैविटी के शेप में फॉर्म करने के लिए, हर चीज़ के लिए आपको टाइम मिल जाएगा। तो अगर आप अपना ग्लास स्लैब और स्पैचुला दोनों अगर आप कूल करते हो तो आपका सेटिंग टाइम बढ़ जाएगा। फिनिशिंग और पॉलिशिंग जीआईसी का कब करते हैं? डिलेट कर देते हैं फॉर 24 आवर्स, रेस्टोरेशन के 24 घंटे बाद फिनिशिंग और पॉलिशिंग करते हैं। जीआईसी का पीएच कितना होता है एट द एंड ऑफ वन डे? 5.67 to 6 होता है पीएच। जीआईसी का पीएच जो है एक दिन बाद 24 घंटे बाद 5.67 to 6 हो जाता है। अब आया ए ट्रॉमेटिक रेस्टोरेटिव ट्रीटमेंट। सबसे पहली बार ए ट्रॉमेटिक रेस्टोरेटिव ट्रीटमेंट कहाँ हुआ था? तंजानिया में। सबसे पहली बार ए ट्रॉमेटिक रेस्टोरेटिव ट्रीटमेंट जो है वो तंजानिया में हुआ था। क्या होता है ये? इट अलाउज रेस्टोरेटिव ट्रीटमेंट इन प्लेसेस विथ नो इलेक्ट्रिसिटी एंड विदाउट द एड ऑफ सोफिस्टिकेटेड डेंटल इक्विपमेंट। जहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बहुत डेवलप्ड एरिया नहीं है, डेंटल इक्विपमेंट्स सारे के सारे नहीं है जिन सारों की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पे हम लोग जाते हैं तो ए ट्रॉमेटिक रेस्टोरेटिव ट्रीटमेंट करते हैं। और इसमें जो ए ट्रॉमेटिक रेस्टोरेटिव ट्रीटमेंट में हम लोग क्या करेंगे? हाई विस्कोसिटी जीआईसी का यूज़ करेंगे, जो कि कौन सा होता है? फ्यूजी 8 and 9। तो ए ट्रॉमेटिक रेस्टोरेटिव ट्रीटमेंट के लिए कौन सी जीआईसी हम लोग यूज़ करते हैं? जीआईसी के क्लासिफिकेशन 8, फ्यूजी 8 and 9। ए ट्रॉमेटिक रेस्टोरेटिव ट्रीटमेंट को हम लोग और क्या बोलते हैं? पीडियाट्रिक या जीडियाट्रिक रेस्टोरेटिव मटेरियल भी बोलते हैं। सॉरी, जो हमारा जीआईसी टाइप 8 and 9 है उसको पीडियाट्रिक या जीडियाट्रिक रेस्टोरेटिव मटेरियल्स भी बोलते हैं। कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक, सैंडविच टेक्निक। ठीक है, सैंडविच टेक्निक में क्या होता है? सैंडविच टेक्निक में एक तो हम लोग पहले सैंडविच का मतलब ही होता है लेयर बनाना। तो सैंडविच टेक्निक में हम लोग दो चीज़ों का यूज़ करते हैं, एक जीआईसी का, दूसरा कंपोजिट का। क्या होता है कि सैंडविच टेक्निक इज ऑल्सो नोन एज लैमिनेटेड रेस्टोरेशन टेक्निक यूजिंग जीआईसी टू रिप्लेस इनेमल। यूजिंग जीआईसी सैंडविच टेक्निक क्या है कि लैमिनेटेड रेस्टोरेशन टेक्निक है जिसमें हम लोग यूज़ करते हैं कंपोजिट रेजिन टू रिप्लेस इनेमल एंड जीआईसी टू रिप्लेस डेंटिन। दैट इज सैंडविच टेक्निक में क्या होगा? यूजिंग जीआईसी टू रिप्लेस डेंटिन। ये आप याद रखना, जीआईसी से क्या रिप्लेस होगा? डेंटिन। और कंपोजिट रेजिन टू रिप्लेस इनेमल सैंडविच टेक्निक में। क्या हो रहा है? ये है हमारे सैंडविच टेक्निक का डायग्राम। इनर लेयर में हमने लगाई जीआईसी की पतली सी लेयर और फिर कंपोजिट से रिस्टोर किया टूथ को एबंडेंट अमाउंट में। ये हुआ हमारा सैंडविच टेक्निक। तो जीआईसी क्या कर रहा है? इनर साइड पे डाला है ना हमने डेंटिन, और इधर है हमारा इनर साइड में डाला है हमने जीआईसी, इधर है डेंटिन। तो जीआईसी जो है वो रिप्लेस करेगा डेंटिन को। अपर साइड में डाला है कंपोजिट, अपर साइड में इनेमल होता है, तो याद रखने के लिए मैं ऐसा कर दे रही हूँ। तो कंपोजिट जो है वो इनेमल को रिप्लेस करेगा सैंडविच टेक्निक में। इसमें अगर ट्रिक है कुछ तो यही है कि जीआईसी डेंटिन को रिप्लेस कर रहा है, कंपोजिट इनेमल को रिप्लेस करेगा।
और सैंडविच टेक्निक किन्होंने एडवोकेट किया था? मैकलीन एट ऑल ने। सैंडविच टेक्निक वॉज एडवोकेटेड बाय मैकलीन एट ऑल. Because of this technique, advantages of both the material of GIC and composite is used. और सैंडविच टेक्निक की वजह से क्या हो रहा है, GIC और कंपोजिट दोनों के जो जो एडवांटेज है वो हमारी कैविटी में यूज हो पा रहे हैं. जैसे कि GIC क्या है, एंटी कैरियोजेनिक है, फ्लोराइड रिलीजिंग है, केमिकली एडहेसिव है, माइक्रो लीकेज कम करा देगा ये, और रीमिनरलाइजेशन कराएगा साइड की, एज वेल एज ये डेंटीन बॉन्डिंग एजेंट की तरह भी काम कर देगा सैंडविच टेक्निक में. कंपोजिट रेजिन क्या करेगा, इनेमल बॉन्डिंग कराएगा, सरफेस फिनिश अच्छी देगा, उसके साथ साथ एस्थेटिक सुपीरियर देगा, हमारी बहुत अच्छी एस्थेटिक देगा. तो सैंडविच टेक्निक सबसे ज़्यादा हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं? एप्लीकेबल टू सर्वाइकल एंड पोस्टीरियर कंपोजिट रेस्टोरेशन की जगह पे, सर्वाइकल एंड पोस्टीरियर कंपोजिट रेस्टोरेशन की जगह हम लोग सैंडविच टेक्निक यूज करते हैं. अब टनल प्रिपरेशन क्या है? टनल प्रिपरेशन इज मेड फॉर रिमूवल ऑफ प्रॉक्सिमल कैरीज बाय मेकिंग एन एक्सेस थ्रू ऑक्लूजल सरफेस वाइल लिविंग द मार्जिनल रिज इंटैक्ट. टनल प्रिपरेशन में क्या होता है कि ये आपके किसी पेशेंट का टूथ है और उनको इस प्रॉक्सिमल एरिया में कैरीज है, तो आप यहाँ ऑक्लूजल से सीधा जाओगे और ये प्रॉक्सिमल कैरीज रिमूव करोगे, मार्जिनल रिजेस जो होंगे वो इंटैक्ट रहेंगे. ठीक है, ये रिज इंटैक्ट है, इसको हमने हटाया नहीं, यहाँ से हमने सीधा शुरू किया और इधर पहुंचे और आप कैरीज रिमूव करेंगे. दैट इज टनल प्रिपरेशन इज मेड फॉर रिमूवल ऑफ प्रॉक्सिमल कैरीज. तो क्यों करते हैं टनल प्रिपरेशन हम लोग? प्रॉक्सिमल कैरीज के लिए. By making an access through occlusal surface while leaving the marginal ridge intact, जबकि marginal ridge जो है वो intact रहेगा. टनल प्रिपरेशन आपकी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड का है क्लास 2 एंड क्लास 6 में. इट इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन क्लास 2 कैविटी एंड क्लास 6 कैविटी. इतना था हमारा GIC. अब हम लोग GIC के कुछ स्पेशल यूज देखेंगे. ठीक है, तो GIC कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज बोन सीमेंट और बोन सब्सटीट्यूट फॉर मैक्सिलोफेशियल सर्जरी एंड हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट. तो क्या हम लोग GIC का और भी कहीं यूज कर सकते हैं? तो जी हाँ, कैन बी यूज्ड एज बोन सीमेंट और बोन सब्सटीट्यूट फॉर मैक्सिलोफेशियल सर्जरी एंड हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट. और पीछे मैंने क्लासिफिकेशन बताया है कौन सा वाला GIC इस काम के लिए हम लोग यूज करेंगे. नाउ कम्स Fuji-7. Fuji-7 is excellent material for prevention of caries. It is the world's first high fluoride non-resin auto cure GIC. तो याद रखने वाली बात हो गई, वर्ल्ड का पहला हाई फ्लोराइड नॉन रेजिन ऑटो क्योर GIC कौन सा है? Fuji-7. प्रिवेंशन ऑफ केरीज के लिए हम लोग यूज करते हैं, बेस्ट है ये, एक्सीलेंट है, और ये वर्ल्ड का पहला हाई फ्लोराइड रिलीजिंग नॉन रेजिन ऑटो क्योर GIC है. टनल प्रिपरेशन हम लोग किस केस में करते हैं? टनल प्रिपरेशन जो है हम लोग वो डेसिडस टीथ के केस में करते हैं. जो एक्सफोलिएट होने वाला है डेसिडस टीथ है उस केस में करेंगे, या फिर स्लाइटली मोबाइल टीथ है जीरियाट्रिक पेशेंट में, उसमें हम लोग टनल प्रिपरेशन करते हैं. तो GIC के लिए इतना तो हो गया. अब मैंने क्या नहीं बताया है GIC में? मैंने GIC के कॉन्ट्राइंडिकेशंस नहीं बताए हैं, और GIC में क्लिनिकल स्टेप्स फॉर द प्लेसमेंट ऑफ GIC ये टॉपिक मैंने नहीं बताया कि क्लिनिकली क्या स्टेप्स होगा GIC के लिए, क्योंकि ये मान के चल रही हूँ कि हम सबको ही इतनी प्रैक्टिस है, या फिर हमें इंटर्नशिप के बाद से ही इतना पता है कि क्लिनिकली GIC के लिए हम लोग क्या क्या स्टेप्स लेते हैं और कैसे करते हैं, और फिर ये इतना इम्पॉर्टेंट है भी नहीं. तो मैं इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन से एक बार आप लोगों को रिमाइंड करा देती हूँ कि GIC कहाँ कहाँ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होगा, कहाँ कहाँ हो सकता है GIC कॉन्ट्रा इंडिकेट. ऐसी जगह पे GIC कॉन्ट्रा इंडिकेट नहीं होगा क्या जहाँ ज़्यादा स्ट्रेस लग रहा हो, हाई स्ट्रेस बियरिंग एरिया में, जहाँ पे ज़्यादा कस्प प्रिपेयर करना पड़ रहा हो हमें, वहाँ पे GIC कॉन्ट्रा इंडिकेट होगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है GIC का. GIC
तो एस्थेटिक और लेस स्ट्रेंथ वाली जगह के लिए है। तो क्लास 1 और क्लास 2 में और क्लास 4 के प्रिपरेशन में ना GIC कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं। कैविटी क्लास 1, 2 एंड 4 में GIC है वो कॉन्ट्राइंडिकेट होते हैं। कस्प रिप्लेसमेंट आप GIC से नहीं करोगे। ऐसे पेशेंट जो माउथ ब्रीदर हैं या जीरोस्टोमिया है जिनको, उसमें GIC की हम लोग रेस्टोरेशन नहीं करते हैं, क्योंकि GIC वहाँ पे ओपेक ब्रिटल हो जाएगा और डिसइंटीग्रेट बहुत छोटे से समय में होगा, जल्दी हो जाएगा। तो ये था हमारा मेन याद करने वाला क्या है कि क्लास 1, 2 एंड क्लास 4 में हम लोग GIC रेस्टोरेशन नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है और GIC में फ्रैक्चर टफनेस नहीं होता है। तो हम लोग क्लास 1, 2 एंड क्लास 4 में GIC रेस्टोरेशन नहीं करेंगे। दैट्स इट फॉर GIC। GIC हो गया, इसके साथ हमारा कॉन्सेंटो सिलेबस कंप्लीट होता है। कुछ डेंटल सेमेंट्स बच रहे हैं, जैसे कि कंपोजिट हो गया, गोल्ड रेस्टोरेशंस हो गए, इनलेज ऑनलेज हो गए। ये सारे मैं डेंटल मटेरियल के टाइम कवर कराऊंगी। और ओरल पैथ, डेंटल मटेरियल और ओरल पैथ, क्योंकि थोड़े ज़्यादा वास्ट है ये और थोड़ा ट्रिकी भी है, कंफ्यूजिंग भी है, तो ये मैं एग्ज़ाम के आसपास वाले समय में कराऊंगी, सो डैट आप जब पढ़ो तो आपको याद हो। और मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया है आपको कि हमारा अब स्टडी प्लान क्या होगा। जो सारे चैप्टर्स बुक्स जिनमें कम कम सिलेबस है वो हम लोग जल्दी जल्दी फिनिश करेंगे। अब शुरू हम लोग PhD से कर रहे हैं, PhD प्रोस्थो करेंगे, फिर पेरियो पीडो करेंगे, उसके बाद ओरल पैथ और डेंटल मटेरियल करेंगे, और बाय गॉड्स विल हो जाएगा, ज़रूर हो जाएगा। हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे और साथ में MCQ भी देखना है, वो भी देखेंगे। टिल देन गुड बाय। कल PhD के एक क्लास के साथ मिलते हैं।